बेटा हम लोग न्यूक्लियोसोम पढ़ रहे थे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था न्यूक्लियोसोम यानी कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए का हमने बात की थी कि क्या मतलब है कि 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, वो इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे आ सकता है, क्योंकि उसकी पैकेजिंग हो जाती है। पैकेजिंग कैसे हो जाती है? पैकेजिंग का मतलब है कि डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप हो जाता है, और रैपिंग होकर वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैपिंग होकर उसका साइज छोटा हो जाता है, तो वो न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है बेटा। तो ये वाली बात हम लोगों ने की थी। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। न्यूक्लियोसोम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? 4 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से? H2A, H2B, H3 और H4। ये 4 हिस्टोन प्रोटीन 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं। इन चारों हिस्टोन प्रोटीन के 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि 8 हो गए, यानी कि 8 हिस्टोन प्रोटीन हो गए। तो 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलते हैं बेटा? हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर का मतलब है हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स। हिस्टोन ऑक्टामर का मतलब है हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स। तो आपसे हमने बात की थी तो हमने बताया था बेटा कि 4 मॉलिक्यूल्स हो गए, H2 4 मॉलिक्यूल 8 मॉलिक्यूल हो गए। किस तरीके से अरेंज रहते हैं ये हमने बात की थी। एक बार फिर से पोलर डायग्राम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये एक हमने बनाया H2A, H2B, H3 और H4, H2A, H2B, H3 और H4। इसके चारों तरफ रैपिंग रहती है किसकी? डीएनए की। इस तरीके से ये रैपिंग अराउंड, ये रैपिंग हो रही है इसकी। क्या हो रही है? ये इसकी रैपिंग हो रही है। आप देख रहे कितना चक्कर काट रहा है। ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आके ये ऐसे, ये हमने कहा था। फिर हमने कहा था कि यहाँ से इस तरीके से रैप आता है तो यहाँ से खुलने के चांसेस होते हैं, जिसके लिए इसके पास यहाँ क्लैंप की तरह से इसको कसने के लिए, जैसे कि खुल ना जाए, तो यहाँ पर होता है H1 स्टोन प्रोटीन। ये कहलाता है लिंकर डीएनए। क्या कहलाता है? ये डीएनए है पूरा जो रैप हुआ है, ये कहलाता है लिंकर डीएनए। और ये जो पूरा रैप हो रहा है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, ये मेन डीएनए है जिसको कहते हैं कोर डीएनए। क्या कहते हैं इसको? कोर डीएनए कहते हैं। ये जो लिंकर डीएनए होता है, इस लिंकर डीएनए के बाद उस लिंकर डीएनए के पास कितने बेस पेयर होते हैं? 60 बेस पेयर होते हैं इसके पास। और इस कोर डीएनए के पास 146 बेस पेयर्स होते हैं। बात को समझे? इस कोर डीएनए के पास, ये तो मेन डीएनए है, तो यहाँ पर कितना डीएनए रैप रहता है? 146 बेस पेयर। ये इतना बड़ा डीएनए, और ये जो निकले रहते हैं साइड में, ये 60 बेस पेयर्स होते हैं। ये लिंकर डीएनए का काम क्या है? ये लिंकर डीएनए का काम ये है कि अब इसके आगे और भी तो हिस्टोन प्रोटीन होंगे, ऐसे ही और हिस्टोन प्रोटीन होंगे, तो ये उन हिस्टोन प्रोटीन चारों तरफ ये यहाँ से रैप हो जाएगा, सेम है सीधा, और फिर ऐसे छूट जाएगा एक हिस्सा, तो फिर वो लिंकर, तो इसके पास भी तो लिंकर डीएनए होगा। इस तरीके से ये लिंकर डीएनए जो है वो आगे और न्यूक्लियोसोम को ऐड करता हुआ चला जाता है, क्योंकि इसके आगे और न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन प्रोटीन ऐड होने हैं ना बेटा। हमने कहा ये लिंकर डीएनए है जिसके पास 60 बेस पेयर हैं। ये कोर डीएनए है जिसके पास 146 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, ये बात थी। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं यहीं पर। सामान्यतः एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं। सामान्यतः एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं। देख लीजिए आप, 146 इसके पास और लगभग 60 इसके पास, तो 200 के करीब लगभग। सामान्य 206 हुए, 200 हो सकता है, यहाँ पर 55 हो सकता है, यहाँ पर 140 हो, तो ये भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सामान्यतः एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं। और जो पूरा 2.2 मीटर का डीएनए होता है उसमें कितने इस तरीके की कितनी बॉल होती है, इसको हमने बॉल कहते हैं। इस तरीके की कितनी बॉल होती हैं पूरे डीएनए हेलिक्स में? 8।
कितनी बॉल होती हैं? 8 बॉल होती हैं। ठीक है, डीएनए ऐसे लिख लीजिए, न्यूक्लियस में इस तरह की, या सिंपल लिखिए, इस तरह की 8 बॉल्स होती हैं। इस तरह की 8 बॉल्स होती हैं। और H1 हिस्टोन जो होता है, H1 हिस्टोन जो होता है क्लैम्प की भांति काम करता है, क्लैम्प की तरह, क्लैम्प की तरह कार्य करता है। ये क्लैम्प की तरह कार्य करता है। क्लैम्प की तरह इसलिए कि अगर इसे बाई चांस यहाँ क्लैम्प नहीं लगा हुआ, H1 नहीं होगा, तो पूरा पूरे सारे बॉल्स नीचे गिर जाएंगे। चलिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, मैं इसका लिखवा देती हूँ आपको, और ये हटा दूँ बेटा, डायग्राम हटा देती हूँ, ये जो लिखा है इसको लिखा है लेते हैं। न्यूक्लियोसोम की टोटल 8 बॉल्स होती हैं। ठीक है, जब डीएनए का यह रिबन के जैसा स्ट्रक्चर, जब डीएनए का यह रिबन के जैसा स्ट्रक्चर जो कि स्टोन ऑक्टामर की बॉल को बांध कर रखता है, जब डीएनए का एक रिबन के जैसा स्ट्रक्चर जो कि स्टोन ऑक्टामर की बॉल्स को बांध कर रखता है, यदि खुल जाए तो सभी ऑक्टामर की बॉल्स गिर जाएंगी। इसीलिए H1 स्टोन क्लैम्प की तरह इसको बांध देता है, जैसे कि ठीक है ना। और कल मैंने आपको बताया था कि ये जब डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है तो डीएनए जाता है तो इसी तरीके से डीएनए जाता है, लेकिन डीएनए में क्या होता है कि ये जो H1 है ये नहीं जाएगा अगली जनरेशन में, ये तो वहीं के में रह जाएगा, H1 नहीं जाएगा, बाकी की चारों जो हिस्टोन प्रोटीन है वो आगे की जनरेशन में पहुँच जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है बेटा कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में ये क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, क्या है ये क्रोमैटिन फाइबर्स। हमने यही तो बात की थी स्टार्टिंग में जब हमने न्यूक्लियस में स्टार्ट किया था, तो जो वुडॉक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसी तरीके की क्रोमैटिन फाइबर्स ही तो देखे थे बेटा। ये इस
इस तरह की भी बॉल्स देखी थी मैंने, ये ऐसी बॉल्स, ये ऐसी बॉल्स। तो एक क्रोमेटिन फाइबर में आप मान लीजिए कि 8 बॉल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से मान लीजिए। तो ये जो है ये देख रहे हैं आप, ये बॉल को बांध के रखा गया। तो यहाँ पर अगर H1 नहीं होगा तो ये बंध के नहीं रहती, ये सब नीचे गिर जाती है। तो इसके लिए H1 क्लैंप की तरह से काम कर रहा है। लेकिन आगे की जनरेशन में H1 हिस्टोन प्रोटीन नहीं जाता है, बाकी के चारों जो प्रोटीन्स हैं ये आगे की जनरेशन में पहुंचती हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो हम थोड़ा और लिख लेते हैं इसके बारे में बेटा, न्यूक्लिएशन के बारे में। जब डीएनए इनहेरिटेड होता है, इनहेरिटेड यानी वंशागत, वंशागत यानी आगे की जनरेशन में ऐसे वंशागत। जब डीएनए इनहेरिटेड होता है तो, जब डीएनए इनहेरिटेड होता है तो H1 हिस्टोन इनहेरिटेड नहीं होता। H1 हिस्टोन इनहेरिटेड नहीं होता है। इसीलिए H1 को न्यूक्लियोसोम के भाग में नहीं गिनते। इसलिए हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियोसोम में 4 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जबकि H1 को मिला के तो 5 होते हैं ना, H1 को मिला के तो 5 हिस्टोन हो गए बेटा। लेकिन हम लोग H1 को काउंट नहीं करते हैं, H1 को न्यूक्लियोसोम में काउंट नहीं करते हैं, वही 4 काउंट करते हैं बस। क्योंकि न्यूक्लियोसोम आगे की जनरेशन, सॉरी H1 जो है आगे की जनरेशन में नहीं जाता है बेटा। चलिए तो पूरा न्यूक्लियोसोम इस तरीके से लिखते हैं, न्यूक्लियोसोम बराबर DNA प्लस ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर लिखते हैं, DNA प्लस हिस्टोन ऑक्टामर, DNA प्लस हिस्टोन ऑक्टामर। और DNA में हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे कोर DNA एंड लिंकर DNA। एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, कि लिखवा देती हूँ मैं कि कोर DNA हिस्टोन पर 1/3/4 चक्कर या 1.75 टन लेता है। तो बताया था आपको मैंने 1.75 को मतलब समझ रहे हैं, हिस्टोन की बॉल उसके ऊपर कितना डीएनए लिपटा हुआ है, एक चक्कर पूरा, दूसरा चक्कर आधा और थोड़ा आधे से ज़्यादा, तो हो गया कितना 1.75। तो बताया था ना मैंने आपको कि हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कितना डीएनए, कोर डीएनए की बात करें, कोर डीएनए हिस्टोन पर कितना लिपटा हुआ रहता है। तो अगर हमने यहाँ से शुरुआत करी, यहाँ से, तो देखिए ये लिंकर डीएनए हो गया, यहाँ से शुरुआत हुई इसकी, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा इसने एक चक्कर किया, अब एक चक्कर हुआ नहीं है, एक चक्कर, ये देख रहे हैं आप, यहाँ तक एक चक्कर हो गया, ये यहाँ तक एक चक्कर हो गया, अब इसने इतना टर्न और पूरा करा, देखिए इसने आधा और जाएगा, ये आधा और गया, और आधे में इतना यहाँ छूट गया, देख रहे हैं आप। तो एक चक्कर पूरा और दूसरा चक्कर
आधा और आधे से थोड़ा ज़्यादा। तो कितना न्यूक्लियोसोम में एक स्टोन बॉल के चारों तरफ कितना कोर डीएनए होता है 175 टर्न होता है। मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से बताती हूँ आपको इसके बारे में भी। देखिए एनसीईआरटी में पेज नंबर 99 पर लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ेंगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो बेटा, in eukaryotes this organization is much more complex. There is a set of positively charged basic protein, याद रखना बेसिक प्रोटीन है हिस्टोन। आपको मैंने बताया था कि हिस्टोन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन हुआ होता है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से बेटा। तो देयर इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज होता है बेसिक प्रोटीन होता है, बेसिक और एसिडिक जो होता है बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। अ प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द abundance ऑफ अमीनो एसिड्स रेजिड्यू विद चार्ज्ड साइड चेन्स। तो प्रोटीन पर चार्ज होता है किसकी वजह से, अमीनो एसिड्स की वजह से। हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स रेजिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन के अंदर आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन दोनों ही बेसिक एसिड्स हैं, वो होते हैं, ठीक है ना। बोथ द अमीनो एसिड रेजिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज, बताया था ना बेटा, हिस्टोन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इन देयर साइड चेन्स। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है। निगेटिवली चार्ज डीएनए, आपको मालूम है डीएनए पर कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव, ठीक है। तो निगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो डीएनए जो होता है पॉजिटिवली चार्ज जो डीएनए होता है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है पॉजिटिव हिस्टोन के चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है और न्यूक्लियोसोम बनाता है। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। बताया ना बेटा कि टिपिकल न्यूक्लियोसोम जो सामान्यतः है एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर in nucleus called chromatin. Nucleosome constitute the repeating units of structure in nucleus called chromatin. Chromatin thread like stained colored bodies seen in nucleus. तो यही न्यूक्लियोसोम तो होते हैं जो हमें न्यूक्लियस के अंदर कलरफुल दिखते हैं। The nucleosomes in chromatin are seen as beads on strings. न्यूक्लियोसोम जो हैं वो कैसे दिखाई देते हैं न्यूक्लियस के अंदर, बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह, धागे में मोती, जैसे तार में मोती पिरोए हैं। वैन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये वाला डायग्राम बताया था ना, इस तरीके का दिखता है बेटा, ठीक है। थियोरेटिकली हाउ मेनी सच बीड्स न्यूक्लियोसोम डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन अ मैमेलियन सेल। कितने इस तरीके के बीड्स होते हैं, इस तरीके के कितने बीड्स होते हैं। अगर हम लोग मानते हैं कि एक क्रोमैटिन फाइबर जो होता है उसमें 8 होते हैं, तो आप लगा लीजिए 23 में कितने होंगे, ठीक है। द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज पैकेज्ड to form chromatin fibers then that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division to form chromosome। यानी यही beads on string structure chromatin मटीरियल बन जाता है और मेटाफेज स्टेज में ये सेल डिवीज़न के दौरान मेटाफेज स्टेज में ये कॉयल दिखाई देने लगता है। मेटाफेज स्टेज में ये हमें इक्वेटर पर दिखता है। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एंड हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कलेक्टिवली आर रिफर्ड टू एज, मतलब जब हायर लेवल पर ये कॉइलिंग होती है तो हमें और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है बेटा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है, देखिए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स इन अ टिपिकल न्यूक्लियस रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड एंड स्टिक। ये आपको मैंने 11th में बताया है बेटा। इन अ टिपिकल न्यूक्लियर रीजन क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड एंड स्टेन लाइट एंड आर कॉल्ड यू क्रोमेटिन। द क्रोमेटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन, जो कि डार्क कलर का देखते हैं। यू क्रोमेटिन इज सैड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन वेयर एज हेट्रोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव। ये आपको मैंने बताया था बेटा, हेट्रोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन, ये मैंने आपको बताया था नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में, अभी लिखवाई देती हूँ मैं इसको ना।
कि हमने बात की कि पहले मैं आपको समझाती हूँ हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं। जब हायर लेवल पर हम लोग न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं ना, हायर लेवल पर न्यूक्लियोसोम की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये हिस्टोन प्रोटीन के अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी चाहिए होते हैं। कौन से प्रोटीन चाहिए होते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। क्रोमेटिन मटेरियल को जब हम लोग देखेंगे तो बेटा क्रोमेटिन मटेरियल हमें इस तरीके से, आपको मालूम है मैंने पहले आपको 11th में बताया था कि जब हम न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स को देखना चाहते हैं तो हम लोग एक स्टेन लेते हैं, पिंक कलर का स्टेन, जिसको कि एसिटोकार्मीन बोलते हैं। ये आपको मैंने बताया था। एसिटोकार्मीन क्या? एसिटोकार्मीन एक स्टेन होता है जो कि क्रोमोसोम्स को कलर देता है। क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन कह लीजिए, क्रोमेटिन को कलर देता है। कैसा कलर देता है? पिंक कलर। कैसा कलर देता है? पिंक कलर। तो हम लोग जब सेल को स्टेन करते हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियस में एसिटोकार्मीन से स्टेन करते हैं तो जो क्रोमेटिन फाइबर्स दिखाई देते हैं वो कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई देते हैं, बहुत डार्क, जैसे कि डार्क, और कहीं थोड़े थोड़े लाइट दिखाई देते हैं। जो बहुत डार्क दिखाई देते हैं वहाँ पर डीएनए हिस्टोन के चारों तरफ कस के बंधा होता है, कस के। और जो लाइट दिखाई देते हैं वो बहुत ही लूज बंधे होते हैं। आप देखिए कभी भी देखो, अगर कभी भी ऐसा कुछ देखो, पेंटिंग्स आपने देखी होगा, एक वो पेंटर टाई एंड डाई जिसको बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, धागा या डोर ही एक ले लेते हैं, उसमें गांठ खूब कस कस के गांठ लगा लीजिए, खूब कस कस के गांठ लगा लीजिए, फिर आप उसको कलर में डुबो दीजिए। फिर आप ये देखिए कि जो गांठ है वो डार्क कलर की हो जाएगी क्योंकि उसमें बहुत कस के लिपेटा हुआ है, जिससे कि उसके अंदर स्टेन भरता ही चला जा रहा है, इतना कस के लिपटा हुआ, तो वो डार्क कलर का दिखेगा। बाकी का जो धागा दिखेगा वो आपको लाइट कलर का दिखेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। सेम ऐसा ही बेटा क्रोमेटिन फाइबर्स में होता है। डीएनए कस के लिपटा हुआ है, हिस्टोन की बॉल की चारों तरफ कस के लिपटा हुआ है, तो वो ज़्यादा स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो डार्क कलर का दिखाई देता है। और जो कस के लिपटा हुआ नहीं है, लूजली पैक्ड है, वो लाइट कलर का दिखाई देता है। बात समझ आ रही बेटा? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डार्क कलर का दिखता है वो कहलाता है हेट्रोक्रोमेटिन। जो डार्क कलर का दिखता है वो हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है, और जो लाइट कलर का दिखता है वो यूक्रोमेटिन कहलाता है। क्या कहलाता है? यूक्रोमेटिन कहलाता है। ये जो यूक्रोमेटिन होता है ये लूजली पैक्ड होता है, लूजली पैक्ड होता है। और ये जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये टाइटली पैक्ड होता है। कैसा पैक होता है बेटा? टाइटली। ये टाइट पैक होता है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है डीएनए इसमें टाइटली पैक्ड होता है हेट्रोक्रोमेटिन में, और इसमें जो डीएनए होता है लूजली पैक्ड डीएनए, ऐसे लिखते हैं, है ना। इसीलिए जो यूक्रोमेटिन वाला पार्ट होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। जबकि टाइटली पैक्ड डीएनए जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कस के बंधा हुआ है डीएनए, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब समझो बेटा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव यूक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए ये इस तरीके से, तो ये सही, जब आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो इसके दोनों स्ट्रैंड्स यूं खुल जाते हैं। क्यों खुलते हैं? खुलना जरूरी है।
जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स का खुलना जरूरी है, लेकिन जहाँ डीएनए इतना कस के बंधा हुआ है, क्या वो इतनी आसानी से खुल सकता है? बिल्कुल नहीं खुल सकता। लेकिन जो बिल्कुल लूज बंधा हुआ है वो तो इजीली खुल सकता है। जैसे कि आप किसी धागे में गांठ बांधते तो कस की गांठ जो बंधी है वो आपसे इजीली नहीं खुल पाएगी, लेकिन जो गांठ आपने थोड़ी लूज रखी हुई है वो आप इजीली खोल सकते हैं। तो अगर डीएनए खुलेगा ही नहीं तो क्या डीएनए से आरएनए बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि ये जो डार्क वाला पार्ट होता है, इस डार्क वाले पार्ट में डीएनए टाइटली पैक्ड होता है न्यूक्लियोसोम के हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ टाइटली पैक्ड होता है, जिसकी वजह से ये आरएनए को नहीं बना पाता। ये वाला हिस्सा आरएनए को नहीं बना पाता, ये वाला हिस्सा आरएनए को बना लेता है। बात समझो क्या? तो इसीलिए हमने कहा क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो क्रोमेटिन फाइबर्स में कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो कि टाइटली पैक्ड होता है और डार्क कलर का स्टेन ले लेता है। क्योंकि वो टाइटली पैक्ड डीएनए होता है इसीलिए वो खुल नहीं सकता इजीली, इसीलिए वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, यानी कि वो आरएनए नहीं बना सकता। बात समझे? आरएनए नहीं बनाएगा इसका मतलब डीएनए का ये वाला हिस्सा कोई प्रोटीन ही नहीं बनाएगा, क्योंकि आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा? तो जो हिस्सा लूजली पैक्ड होता है वो यूक्रोमेटिन कहलाता है, और लूजली पैक्ड है तो इजीली खुल सकता है, इजीली ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, डीएनए से आरएनए बना सकता है।